लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में, और हमने उसमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनको बेटा हमने ये समझ लिया है कि किंगडम से जब स्पीसीज पे आते हैं तो बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप पे आ रहे हैं। हम किंगडम से स्पीसीज पे जब आते हैं तो लेस सिमिलर से मोर सिमिलर, लेस कॉमन से मोर कॉमन, मोर कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स, मोर जनरल से लेस जनरल, लेस स्पेसिफिक से मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर हो रहा है। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में समझ ली थी। आज यहीं पर ये जो आपने कैटेगरीज लिखी हैं बेटा, जिसके अंदर सारी की सारी कैटेगरीज को किंगडम है, हम प्लांट्स की बात करेंगे तो डिवीजन, और एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम, यहां पर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, यही हमने बनाया था। पहले एक बात बताओ कि इसके अंदर जितने भी ग्रुप हम जो भी लेके आ रहे हैं, जैसे आपने मैंगो का क्लासिफिकेशन किया, तो मैंगो का क्लासिफिकेशन करते समय आपने जैसे किंगडम प्लांटी लिखा, डिवीजन आपने एंजियोस्पर्म में लिखा, क्लास डाइकोट लिखा, ऑर्डर सैपिंडल्स। जब सैपिंडल्स, डाइकोट ये सब आप बना रहे हो तो आज नियो सिस्टमैटिक के हिसाब से केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर देख रहे हो कि इंटरनल भी देख रहे हो? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जितने भी ग्रुप यहां पर बनेंगे, जितनी भी कैटेगरीज यहां पर तैयार होगी, वो केवल मॉर्फोलॉजी का ग्रुप नहीं है, उसके अंदर इंटरनल कैरेक्टर भी देखे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जहां पर लिखी है, उसके सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन में आपको लिखती है एनसीईआरटी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। पुरानी में पत्ता 8 है और नई में 6 है बेटा। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पर आप देखेंगे 4 है क्या 6 है? 6 ना? हाँ, तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन, these taxonomic groups or categories are distinct biological entity and not merely morphological aggregate। ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटी, मतलब एंटाइटी का मतलब लिविंग है यहां पर, बायोलॉजिकल एंटाइटी का मतलब, तो लिविंग के अंदर आने वाली सब चीजों को देखकर हमने यहां पर ये ग्रुप तैयार किए हैं। नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, ये केवल मॉर्फोलॉजी के ग्रुप नहीं है, इसके अंदर हमने सभी चीजें, यहां पर हमने सेल, टिश्यू, एम्ब्रियो, केमिकल, जीन सबको देखा है और ये ग्रुप तैयार किए हैं। तो these taxonomical categories or groups are distinct biological entity, not merely morphological aggregate। aggregate का मतलब ग्रुप होता है, ये केवल मॉर्फोलॉजी के ग्रुप नहीं है, सभी चीजें यहां पर देखी गई है। सब बच्चों को ये बात क्लियर है? एनसीईआरटी सामने रहने दीजिए और इधर देखते रहिए। अब एक एक करके बेटा इन सब को हम समझते हुए चलेंगे विद एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, एक एक करके इनको समझते चलते हैं। सबसे पहले स्पीसीज में आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कीजिएगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। जिनके पास में फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है उन्हें आप यहां स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। फंडामेंटल सिमिलरिटी वाले ऑर्गेनिज्म स्पीसीज कहलाते हैं। फंडामेंटल का मतलब बच्चों बेसिक होता है। बेसिक सिमिलरिटी वाले ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज के मेंबर है। जैसे आप और हम सब एक ह्यूमन, एक स्पीसीज के मेंबर, हमारी बेसिक सिमिलरिटी है कि हमारी स्किन में मेलेनिन का होना, मेलेनिन की प्रेजेंस हम सबके पास, हाँ कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है लेकिन है सबके पास। ये हमारा फंडामेंटल कैरेक्टर है। जिस दिन किसी की स्किन में मेलेनिन के अलावा कोई दूसरा पिगमेंट आ गया, समझ जाना स्पीसीज बदल गई, क्योंकि फंडामेंटल कैरेक्टर बदल गया। आपने लीनियस का नाम सुना है। जिस तरह से अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, उसी तरह से लीनियस ने बेटा स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को दिया है।
और स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के अंदर उन्होंने कहा था कि स्पीसीज जैसी है वैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर ऐसा है तो उस केस में इस बात को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, स्पीसीज में तो चेंज आते हैं। लेकिन लीनियस समझा रहे थे कि फंडामेंटल कैरेक्टर एक जैसा रहता है, फंडामेंटल कैरेक्टर में चेंज नहीं आ सकता, फंडामेंटल कैरेक्टर एक जैसा रहेगा एक स्पीसीज का। और जिस दिन फंडामेंटल कैरेक्टर बदल गया उस दिन तो स्पीसीज ही बदल जाएगी। तो सब बच्चों को स्पीसीज से रिलेटेड ये लाइन याद रखनी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। सही है। थोड़ा जीनस पे आते हैं, और जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आती है बेटा। जैसे मैंने यहां एक जीनस का नाम लिखा सोलेनम, तो बच्चों आप जानते हो कि सोलेनम के अंदर यहां पर ट्यूबरोसम भी आता है। बहुत बढ़िया। सोलेनम के अंदर नाइग्रम भी आता है, और सोलेनम के अंदर मेलनजेना भी आता है। और अगर ऐसा है, सोलेनम, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलनजेना, इन तीनों में, मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए, इन तीनों में कुछ तो कॉमन है कि इनका जीनस एक है। इन तीनों में कुछ तो कॉमन है कि इनका जीनस एक है, और कुछ अलग अलग भी है, तभी तो स्पीसीज अलग अलग है। फंडामेंटल कैरेक्टर क्या अलग अलग है तीनों के पास? फंडामेंटल कैरेक्टर अलग अलग है, तभी तो तीनों का यहां पर स्पीसीज अलग अलग बन रहा है। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? यहां एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी के डेफिनेशन पे चलेंगे, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये तो ठीक बात है। विच हैज more character in common in comparison to species of other genera। यहां कंफ्यूज कर दिया, कहना क्या चाहती है भाई एनसीईआरटी? आ जाओ यहां पर इस तरह से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक जीनस है G1, एक जीनस हमारे पास है G2, यहां पर आने वाली स्पीसीज है S1, यहां पर आने वाली स्पीसीज S2, S1 S2 G1 की स्पीसीज है, और यहां पर S3 S4 है। तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to species of other genera। S3 S4 के ज्यादा कॉमन कैरेक्टर G1 में है कि G2 में है? इसका मतलब S1 S2 के कॉमन कैरेक्टर G1 में होंगे। दूसरे जी स्पीसीज, जो दूसरे जीनस की स्पीसीज है, क्या उनका कॉमन कैरेक्टर G1 में जाएगा क्या? अब आराम से, genus comprises a group of related species which has more character in common, common का मतलब similar, which has more character in common in comparison to species of other genera। दूसरी जेनेरा की स्पीसीज का कैरेक्टर इस जीवन में नहीं है। यहां पर आप जब ये बाद वाली लाइन पढ़ो ना बेटा, तो यहां मत जाया करो, यहां रह के समझा करो। मैं रिपीट करता हूं आराम से, फिर देखिएगा। Genus comprises a group of related species which has more character in common, किन के? S1 S2 के, in comparison to, नीचे रहो बस, species of other genera। S3 S4 के कंपैरिजन में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किसके हैं? S1 S2 के हैं। क्या सब बच्चों को एक लाइन क्लियर हो पा रही है? हल्का सा दिमाग पे जोर लगता है, लेकिन एक बार बात समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहां थोड़ा सा घुमाया है हमें एनसीईआरटी ने। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, यहां पर जब आप फैमिली पे आएंगे तो फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को रखती है। जैसे मैंने एक फैमिली का नाम लिखा यहां पर, और वो है बेटा यहां पर सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली का नाम हमने यहां पर लिख दिया है। और सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन आता है? सोलेनम। सोलेनम भी आता है, पिटूनिया भी आता है, और धतूरा भी आता है। यहां पर ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग जीनस यहां पर आ रहे हैं। सोलेनम भी है, पिटूनिया भी है, धतूरा भी है। मैं रिपीट करूंगा, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा के कुछ तो कॉमन है कि उनकी फैमिली एक है, और कुछ अलग अलग भी तो है, तभी तो अलग अलग जीनस है। सही है। यहां एनसीईआरटी लिख रही है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड, तुरंत लाइन पे पहुंच जाया करो जहां मैं बोलूं।
Families are characterized on the basis of both reproductive and vegetative feature of plant species. ये वही लाइन बोल रहा हूं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, यही लाइनें आपको उठ उठ के आ जाती है वहां पर जिनसे कि पूछा जाता है कि रॉन्ग राइट बताइए। तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। जरा एक बात बताओ बेटा, जब मैं सोलेनेसी फैमिली लिखूंगा तो क्या फ्लोरल फॉर्मूला आता है क्या दिमाग में? अच्छा, सोलेनेसी फैमिली के लिए क्या फ्लोरल फॉर्मूला K5 C5 A5 ऐसा ही आता है क्या? बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी ऐसा ये कुछ आता है क्या बेटा? यहां पर एपिपेटलस कंडीशन भी होती है। ये टिप्स पे रहना चाहिए यहां पर। अब आप देख सकते हो कि सोलेनेसी कहते ही ये फ्लोरल फॉर्मूला आ गया। मुझे बताओ, क्या सोलेनम सोलेनेसी फैमिली का जीनस है? क्या उसका फ्लोरल फॉर्मूला यही रहेगा कि कोई अलग होगा? यही रहेगा। क्या पिटूनिया सोलेनेसी फैमिली का जीनस है? उसका फ्लोरल फॉर्मूला यही रहेगा कि अलग होगा? धतूरा का भी। इसका मतलब सोलेनेसी में तीनों का रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एक जैसा। फिर तीनों अलग अलग जीनस किस बात से बने? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। अरे आप आ रहा है क्या यार? जब मैं सोलेनेसी लिख दूंगा, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। जब मैं सोलेनेसी लिख दूंगा तो नीचे तक फ्लोरल फॉर्मूला वही चलेगा। सोलेनेसी के मेंबर में तो फ्लोरल फॉर्मूला वही रहेगा भाई। तो क्या सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी का मेंबर है तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला ये है। क्या सोलेनम मेलोंजेना फ्लोर यही है। अगर कोई मैं पिटूनिया का स्पीसीज देखूंगा तो भी यही आएगा, अगर मैं धतूरा का देखूंगा तब भी यही आएगा। तो यहां से यहां तक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तो एक है, लेकिन फिर आपने उनको अलग अलग जीनस किस बेसिस पे बनाया? वेजिटेटिव। तभी तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर। ये ध्यान रखना है बेटा। अरे सही है क्या? थोड़ा ऊपर आओ, इसके आगे चलते हैं। और जैसे ही बेटा यहां पर ऑर्डर पे आते हैं तो ऑर्डर का नाम लिखा हमने पॉलीमोनियल्स। सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही चल रहे हैं, पॉलीमोनियल्स। और पॉलीमोनियल्स लिखेंगे तो पॉलीमोनियल्स के अंदर कौन सी फैमिली आती है? सोलेनेसी तो आती ही है, एक और नाम है कौन? आराम से, तो बड़ा शब्द है इसलिए तोड़ के बोलेंगे, कौन वॉल वू लेसी। कौन वॉल वू लेसी, ये फैमिली यहां पर आ रही है। अरे स्वीट पोटैटो की फैमिली है बेटा, शकरकंद। सही है। अब मैं जो पूछता जाऊं उसका आंसर मिलना चाहिए। पॉलीमोनियल्स फैमिली है कि ऑर्डर? ऑर्डर है। क्या उसके अंदर एक से ज्यादा फैमिली आ रही है? तो सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला तो ये रहा, कॉन्वोल्वुलेसी का भी वही है कि अलग फॉर्मल अलग आएगा। तो पॉलीमोनियल्स में एक ही जैसा फ्लावर आएगा या एक से ज्यादा फ्लोरल कैरेक्टर आएंगे? वेरी गुड। यहां पर आप एनसीईआरटी में जब ऑर्डर पे पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी लिखा क्या कहीं? ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर लिखा क्या? एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का एग्रीगेशन बोले तो ग्रुप। कैरेक्टर का एग्रीगेशन का मतलब क्या है? ग्रुप। बच्चों ध्यान देना, ऐसा पढ़ते ही दिमाग में आता है कि कैरेक्टर का एग्रीगेशन तो जीनस में शुरू हो चुका है। कैरेक्टर का एग्रीगेशन कहां शुरू हो चुका है? क्योंकि सोलेनम के अंदर ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलोंजेना तीनों के कैरेक्टर है। कैरेक्टर का एग्रीगेशन तो यहीं से शुरू हो गया। फिर हमने एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर एनसीईआरटी ने ऑर्डर में ही जाके क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा कि दो अलग अलग तरह के फ्लोरल कैरेक्टर का एग्रीगेशन ऑर्डर में पहली बार होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर लग रहा है तो आ जाओ आराम से, कोई बात नहीं, रिलैक्स। इतना डीप में जाके पहले नहीं पढ़ा है शायद हमने। इधर देखो, कॉन्वोल्वुलेसी को छुपा दो, केवल सोलेनेसी रहने दो। यहां तक फ्लोरल फॉर्मूला यही रहेगा, एक ही तरह का, राइट? फ्लोरल कैरेक्टर सेम है नीचे तक। आ जाओ ऑर्डर पे आते हैं पॉलीमोनियल्स। जैसे ही पॉलीमोनियल्स पे आए, सोलेनेसी के साथ कौन जुड़ गई? तो एक ही तरह का फ्लोरल कैरेक्टर है कि एक से ज्यादा है? दो अलग अलग तरह के फ्लोरल कैरेक्टर का एग्रीगेशन पहली बार। यही तो कह रहा हूं मैं, फ्लोरल कैरेक्टर वेटेज पे है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। फिर रिपीट करते हैं, सोलेनेसी में चलूंगा तो कॉन्वोल्वुलेसी तो लिखूंगा मैं, यहां से यही चलेंगे नीचे तक। सोलेनेसी लिख दिया तो यहां तक फ्लोरल फॉर्मूला एक जैसा ही रहेगा। ऊपर चले पॉलीमोनियल्स पे, सोलेनेसी ही है कि एक और फैमिली आ गई?
तो एक ही तरह का फ्लोरल कैरेक्टर है कि एक से ज्यादा है? दो अलग अलग या दो से ज्यादा फ्लोरल कैरेक्टर का एग्रीगेशन पहली बार, उसी को तो एनसीईआरटी कह रही है। तो एग्रीगेशन तो जीनस से शुरू हो गया, फिर ऑर्डर में ही क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर में पहली बार फ्लोरल कैरेक्टर का एग्रीगेशन हुआ है और फ्लोरल कैरेक्टर बाकी के कैरेक्टर से वेटेज पर है। क्यों वेटेज पे है भाई फ्लोरल कैरेक्टर? मोर कंजर्वेटिव। क्या मतलब है कंजर्वेटिव का? चेंज नहीं होता। एनवायरमेंट में चेंज आएगा तो लीफ जल्दी बदल जाएगी, स्टेम जल्दी बदल जाएगा, रूट जल्दी बदल जाएगी, लेकिन जो जल्दी से नहीं बदलता वो कौन है? फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर है। कैसा बच्चों को ये बात समझ पा रहे हैं भाई? यहां तक, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो जैसे ही ऊपर जाएंगे आप यहां पर, क्लास डाइकोटिलिडनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, और किंगडम कौन है बेटा? प्लांटी। बस ये लीजिए, सारा आ गया है आपके सामने। तो इस तरह से प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, पॉलीमोनियल, सोलेनेसी, सोलेनम स्पीसीज, कॉन्वोल्वुलेसी के अंदर भी जीनस आएंगे और स्पीसीज आएगी बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो भी हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, गिवन में से कौन सा ऐसा है जो रिमेनिंग सारी कैटेगरीज को रखता है? मैं ऑप्शन लिखूंगा यहां पर, मेरा क्वेश्चन पहले सुनिए। गिवन में से कौन सा एक ऐसा है जो रिमेनिंग सारी कैटेगरीज को, गिवन में से कौन सी एक कैटेगरी है जो रिमेनिंग सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करती है? आपके ऑप्शन है स्पीसीज, आपके ऑप्शन है जीनस, आपके ऑप्शन में है ऑर्डर, आपके ऑप्शन में है डिवीजन। अरे समझ रहा है मतलब, डिवीजन के अंदर ये सब मिलके ही तो आ जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे आए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। गिवन में से कौन सा ऐसा है जो जीनस से ज्यादा लेस जनरल कैरेक्टर रखता है? स्पीसीज। लेस जनरल बोले तो मोर स्पेसिफिक। याद करो लास्ट लेक्चर को। तो कैसे भी घुमा दे, चक्री गिननी नहीं होना है हमें, हमें आना चाहिए कि किसका क्या आंसर आना आएगा। सही है। गिवन में से कौन सा ऐसा है, इन चार में से वो छांट के बताओ जिसमें कि लेस कॉमन कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा। डिवीजन। लेस कॉमन का मतलब लेस सिमिलर। ऊपर जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर कम होगा, नीचे आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर, और सिमिलर को ही तो कॉमन कहा है हमने। अरे सही है क्या? तो ये तो यहां पर सारे हो गए बेटा प्लांट्स के एग्जांपल। इसी तरह से एनिमल के एग्जांपल भी हैं, वो भी हम लिखेंगे। उसके पहले एक बात समझ जाओ, यहां पर कुछ सफिक्स की बातें आपसे कर लेते हैं जिनको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। डिवीजन में पीछे क्या लगाते हैं? फाइटा। डिवीजन में क्या लगाओगे? थैलो, ब्रायो, टेरिडो, स्पर्मेटो, फाइटा। ये डिवीजन है सारे बच्चों। यहां पर क्लास में आपको एई तो मिलेगा ही सही, एई, ये पीछे एई, इसके अलावा यहां पर आपको फाइसी भी मिलेगा, इसके अलावा यहां पर ओपसिडा भी मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, क्लोरो, फियो, रोडो। ये डिवीजन है कि क्लास? क्लास। फाइसी देखते ही समझ जाना क्लास की बात हो रही है। ब्रायोपसिडा, साइलोपसिडा, ये लाइकोपसिडा, ये सब क्या है? क्लास। अगर साइलोपसिडा किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। साइलोपसिडा किस में आता है बेटा? तो मुझे बताओ, चलो किंगडम क्या बोलूंगा? प्लांटी। डिवीजन टेरिडोफाइटा, क्लास साइलोपसिडा। आ पा रहा है क्या बेटा? जहां पीछे कौन लगा होगा? ओपसिडा, वो भी क्या होगी? क्लास। जहां पर फाइसी लगी होगी वो भी क्लास, जहां पर एई लगाए वो भी क्लास। मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, ये क्लास ही तो है। एल्स, पॉलीमोनी एल्स, सैपिन डेल्स, पो एल्स, सबके पीछे एल्स लगा है। तो ऑर्डर में क्या लगाते हैं पीछे? एल्स। फैमिली में ऐसे ही लगा देना। फैमिली में क्या लगाओगे?
ये बातें प्लांट्स की हो रही है भैया, एनिमल में अलग बताएंगे सर आपको, बातें प्लांट्स की चल रही है। सोलेने सी, कॉन्वोल्वुले सी, एनाकार्डिए सी, मालवे सी, सब में ऐसी तो लग रहा है, ब्रेसिके सी, ऐसी लगी, फैमिली में ऐसी लगता है, फैमिली में ऐसी लगाना है आपको। जीनस स्पीसीज में कोई सफिक्स नहीं, 3 जगह किंगडम, जीनस स्पीसीज में कोई सफिक्स नहीं लगता। क्वेश्चन आ गया, एक स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बैठकर 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज को लिख रहा है, कितनी कैटेगरीज में सफिक्स यूज करेगा? 4। कितने में नहीं करेगा? कौन कौन सी में नहीं करेगा? जी बस, और क्या चाहिए? चक है मामला, बहुत बढ़िया। एनिमल्स के लिए ये वाले एग्जाम्पल साथ में एनसीईआरटी दे रही है, जहां पर किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, मैमेलिया क्लास, कार्निवोरा ऑर्डर, कार्निवोरा में फेलिडी और कैनेडी आती है, कैनेडी डॉग के लिए है बेटा, फेलिडी के अंदर पैंथेरा और फेलिस जीनस आते हैं, फेलिस कैट के लिए, लियो, टिग्रिस, पार्डस, ये आपको यहाँ पर लियो लायन के लिए, टिग्रिस टाइगर के लिए, पार्डस लियोपर्ड के लिए। तो ये कंप्लीट। तो जल्दी बताओ फिर इन सब में से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बोलो सब, कोई भी एक। बेसिक यूनिट थोड़ी कहा है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो स्पीसीज आएगा, कोई भी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बन रहा है बेटा, तो स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। सब बच्चों को कैटेगरी, टैक्सॉन, रैंक डिफरेंस पता है? कैटेगरी इमेजिनरी है, टैक्सॉन रियल है, जो लिविंग के ग्रुप बनाए जाते हैं, और वो कितने कितने किस लेवल पे जाके बने हैं, कितने छोटे ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप से उस हिसाब से कैटेगरी तैयार हो जाती है। तो अब स्पीसीज से रिलेटेड यहां पर अर्नेस्ट मेयर ने एक कंसेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन एनटीए सिलेबस में है, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। यहां तक सब बच्चों का नोट हो चुका है?
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ये वही है जिनका फोटो एनसीईआरटी ओपन करते ही सबसे पहले दिखता है। बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट रहे हैं, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया है, बहुत बड़ा टाइटल मिला हुआ है। ये 2004 तक हमारे बीच थे, अब नहीं रहे। 1904 से 2004 100 साल जिए हैं। यहां जब भी आपको फुर्सत मिले आप 2 मिनट मौन नहीं रखना, इनके बारे में पढ़ना है वहां से, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन बन रहा है, तो एक बार रीड कर लेना, रटना नहीं है भाई। इन्होंने कहा कि ऐसे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और अपनी जैसी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं, वही एक स्पीसीज के मेंबर होंगे। इसका मतलब स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए इन्होंने इंटरब्रीडिंग या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फोकस किया है। लेकिन बच्चों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो भी इंटरब्रीडिंग देखना है, नेचुरल देखना है, लेबोरेटरी में किया गया कोई भी काम यहां एप्लीकेबल नहीं है। नेचुरल बातें हो रही है, जो नेचुरल इंटरब्रीडिंग करेगा वही एक स्पीसीज का मेंबर होगा। लैब में हॉर्स और डंकी मिला के म्यूल तैयार हो गया, वो यहां अप्लाई नहीं है। ये कहा करते थे कि सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग लाइक देम। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वैसे भी म्यूल तो स्टेराइल होता है। अगर ऐसा है तो यहां पर सीधी बात है, इंटरब्रीडिंग पे फोकस हो रहा है कि जहां इंटरब्रीडिंग होगी वही एक स्पीसीज का मेंबर माना जाएगा, जहां इंटरब्रीडिंग नहीं है वो एक स्पीसीज नहीं है। चलो इसको अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई किया हमने सबसे पहले बैक्टीरिया पर, इसको अप्लाई किया सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी पर, इसको अप्लाई किया सबसे पहले माइकोप्लाज्मा पर, और ये तीनों के तीनों नाम सुनते ही आप सब बच्चे समझ गए कि तीनों तो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट्स में तो गैमेट ही नहीं बनते, और गैमेट नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। एनसीईआरटी लिख रही है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो यहां पर बच्चों आप समझ जाना कि ये तीनों के तीनों पे मेयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये तीनों मेयर के कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन है, ये तीनों मेयर के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। बच्चों एक बात इधर देख लो, जिन पर मेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उन स्पीसीज को बायोलॉजिकल स्पीसीज के नाम से पुकारा जाएगा। कौन सी स्पीसीज? अगर मैंने आपसे कहा कि ये बायोलॉजिकल स्पीसीज है तो उसको आप लिविंग के हिसाब से मत सोचो, लिविंग तो है ही, स्पीसीज तो है। कहो मेयर को फॉलो कर रही है ये स्पीसीज, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इंटरब्रीडिंग हो रही है। बायोलॉजिकल स्पीसीज है मतलब क्या हो रही है? इंटरब्रीडिंग। लेकिन आपने कहा बैक्टीरिया में तो मेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, क्या बैक्टीरिया स्पीसीज नहीं बनाता? बनाता है, लेकिन उसको बायोलॉजिकल स्पीसीज ना कह के उसे टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज कहा जाएगा। कौन सी स्पीसीज? टैक्सोनॉमी। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये बायोलॉजिकल नहीं टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज है, इसका मतलब कि इनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं है, बस सीधी बात है। तो बताओ बैक्टीरिया बायोलॉजिकल स्पीसीज बनाता है, टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज बनाता है? ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा सा यहां ओवरव्यू देखो, हल्का सा ध्यान दीजिए इधर। एक दिन की बात है, मैंने आपसे कहा कि बेटा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करता है। जैसे ही आपने सुना एक स्पीसीज, सब बच्चों ने बिना सोचे समझे कह दिया एक स्पीसीज दे कैन इंटरब्रीड, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्पीसीज के मेंबर में क्या होती है? इंटरब्रीडिंग होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो ग्रुप एनिमल का है कि वो ग्रुप प्लांट का है। अब मैं कह रहा हूं बेटा वो तो एनिमल्स है। आपने कहा सर होने दो, क्या दिक्कत है? एनिमल्स में भी तो एक स्पीसीज के मेंबर में क्या होती है? इंटरब्रीडिंग। और बड़ी बात यह है कि एनिमल्स में एक स्पीसीज के मेंबर में इंटरब्रीडिंग तो होती ही है, इंटरब्रीडिंग देख के ही स्पीसीज बनाते हैं। ये एक स्पीसीज के मेंबर है, ये इधर नहीं आएगा, उधर रखो, क्योंकि ये इनसे इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा। ये एनिमल में देखा जाता है। इंटरब्रीडिंग देख के स्पीसीज बनाते हैं बेटा। मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो यहां पर तो इंटरब्रीडिंग को देखकर ही स्पीसीज बनाई जाती है। ये भी हो गया साहब। इधर आ जाइए, प्लांट। मैंने कहा बेटा ग्रुप किसका है? प्लांट का। आपने कहा सर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट भी तो एक स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। क्या मैंजीफेरा इंडिका से इंटरब्रीड कर रहा है? क्या सोलेनम ट्यूबरोसम से इंटरब्रीड कर रहा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पॉलन ग्रेन आके गिरता है और इंटरब्रीडिंग होती है। लेकिन प्लांट्स में स्पीसीज बनाने के लिए, स्पीसीज का ग्रुप तैयार करने के लिए इंटरब्रीडिंग नहीं देखते। प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा जाता है। अरे प्लांट्स में फ्लोरल बड को, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज मिलता है। मुझे सब अच्छे आंसर दे दीजिए, क्या प्लांट में एक स्पीसीज के मेंबर में इंटरब्रीडिंग है? क्या प्लांट में इंटरब्रीडिंग देख के स्पीसीज बनाते हैं? क्या एनिमल में एक स्पीसीज के मेंबर में इंटरब्रीडिंग है? क्या एनिमल में इंटरब्रीडिंग देख के स्पीसीज बनाते हैं? बहुत बढ़िया। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आओ फिर अप्लाई करते हैं इसको प्लांट्स पे। जब मैंने इसे प्लांट्स पे अप्लाई किया तो आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, प्लांट्स मेयर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि प्लांट में एक स्पीसीज के मेंबर में इंटरब्रीडिंग होती है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब वो वाला एग्जाम्पल आपके सामने आता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस कैपी टाटा कोलो रापा, सबके आगे ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। बेटा ये तीनों गोभी है, ये फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी है, और ये गांठ गोभी, मतलब नौल खोल कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये गोभी की ही तीन अलग अलग वैरायटी होती है, लेकिन तीनों की फ्लोरल बड तो एक जैसी ही होती है। यहां पर ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका जीनस, ये रही इसकी, और ये रही इसकी। ये ट्राइनोमियल सिस्टम है। अब पहले आराम से मेरी बात सुनो। तीनों की फ्लोरल बर्ड मॉर्फोलॉजी एक जैसी, तो तीनों की स्पीसीज सेम है, लेकिन तीनों आपस में इंटरब्रीडिंग। ओलेरेसिया का पोलन ग्रेन अगर इस पे आके गिर गया तो इंटरब्रीड नहीं कर पाएगा। तीनों में इंटरब्रीडिंग नहीं है, लेकिन एक स्पीसीज के मेंबर में क्या होनी चाहिए, इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा। तभी तो तीनों की तीन अलग अलग क्या बना दी, सब स्पीसीज। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? यहां पर तीनों एक ही स्पीसीज में क्यों है? फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर। बेटा तीनों इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहे, फिर एक स्पीसीज में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि प्लांट्स में स्पीसीज को डिटरमाइन करने के लिए इंटरब्रीडिंग नहीं देखते। अरे सही है क्या? तो बताओ ये तीनों यहां पर क्या एक बायोलॉजिकल स्पीसीज है कि तीन? क्योंकि तीनों अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज हो रही है। क्या इन पर मेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई है, पर एक साथ नहीं, अलग अलग है। बोट्राइटिस के साथ कैपिटाटा के साथ कोलोरापा के साथ इंटरब्रीड करेगा, तो यहां पर ये 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज बन रही है। 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज बन रही है, लेकिन सिंगल टेक्सोनोमिक स्पीसीज है। टेक्सोनोमिक स्पीसीज और बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफरेंस क्लियर है क्या? टेक्सोनोमी ने तो एक स्पीसीज बनाया है,
लेकिन मेयर एक स्पीसीज बना देंगे क्या? इंटरब्रीडिंग नहीं है तो तीनों को अलग अलग स्पीसीज बनाया जाएगा। अब जनरल पूछा जा रहा है आपसे, क्या प्लांट्स मेयर का कंसेप्ट फॉलो करते हैं? बिल्कुल। क्या इस एग्जाम्पल में मेयर का कंसेप्ट एप्लीकेबल है? हाँ, मना मत करना है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं, अलग अलग है। बहुत बढ़िया। तो टेक्सोनॉमी और मेयर की लड़ाई यहां समझ में आ रही है हमें। यहीं पर बेटा यही साथ में लिख लेना, इसको तो अलग करना ही है हमें। यहीं पर थर्ड पॉइंट लिखना है ह्यूमन। All the human beings are the member of single biological species. कोई कहीं का भी हो, they can interbreed. एक ही बायोलॉजिकल स्पीसीज के मेंबर हैं। तो लिविंग वर्ड वाले पार्ट में इतना ही पढ़ना है, आगे टेक्सोनॉमिकल एड्स हट ही चुकी है? स्टेरॉइड वो तो एक्सेप्शन हो जाएंगे ना, स्टेराइल जो भी है वो एक्सेप्शन है। हाँ बेटा, क्या होता है कि जो मेजर पार्ट है वो तो इन्वॉल्व हो रहा है, उसको में से जो भी नहीं कर पा रहा उसको एक्सेप्शन में काउंट करते हैं। या तो मेजर पार्ट ऐसा होता जो करता ही ऐसा इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा, तो टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज कहते, ऐसा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज का एक्सेप्शन, बस और कुछ नहीं। ह्यूमन को टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज कहना सही नहीं है ऐसे, क्योंकि मेजरली तो कर पा रहे हैं ना, जो नहीं हो पा रहा वो एक्सेप्शन है। हाँ? बिल्कुल, जो स्टेराइल है वो सब इधर है, वो ड्रोन तो एक पूरी कम्युनिटी हो गई तो टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज बन जाएगी। जो जैसे म्यूल, अब म्यूल को क्या मैं स्पीसीज नहीं कहूं? कहना तो पड़ेगा, लेकिन बायोलॉजिकल नहीं, टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। अब वो सारे म्यूल के साथ ही हो रहा है, कोई एक दो थोड़ी है बीच में। तो लिविंग वर्ड कंप्लीट और अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं हम। एनसीईआरटी से लिविंग वर्ड आज फिर दोबारा एक बार ब्रीफली रीड कर लेना है, जितना पढ़ा है उतना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। हाँ जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सीधा मतलब है ग्रुपिंग करना। आज जब किंगडम सिस्टम की बातें आती है तो आप 5 किंगडम सिस्टम बोल देते हो, आप किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन की बातें आती है तो आप ओसवाल्ड टिप्पो या ऐसे नाम ले देते हैं। लेकिन क्या क्लासिफिकेशन शुरू में ही 5 किंगडम सिस्टम आ गया था क्या? अरे ये भी टाइम के साथ बदले हैं भाई। शुरुआत क्लासिफिकेशन की हुई, ह्यूमन ने समझदारी जैसे ही उसे आई वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर रहा है।
कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन शुरुआत की सारी चीजें एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन को केंद्रित करते हुए रही है। ह्यूमन सब कुछ अपने लिए ही सोच के चल रहा था कि यार मेरे लिए कौन कौन सी चीजें काम की है, मैं पहले उनको क्लासिफाई करूं। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत ऐसे हुई थी, लेकिन बाद में फिर एरिस्टोटल आए, उन्होंने कहा कि नहीं यार, साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, प्लांट भी तो है हमारे साथ में। तो प्लांट का पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया। उन्हीं के स्टूडेंट थे थियोप्रिस्टस, उन्होंने उनके काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का मतलब क्लासिफिकेशन टाइम के साथ बदले हैं, शुरुआत में ही सबसे अच्छा नहीं आ गया, धीरे धीरे चीजों में सुधार होता गया है, और इस तरह से बदलते बदलते क्लासिफिकेशन आज जो आप पढ़ रहे हैं वहां तक पहुंचे हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि क्लासिफिकेशन के अगर टाइप देखे जाए, तो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन आए थे उनको आप प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद में जो मैं स्पेशली प्लांट्स की बातें कर रहा हूं भाई, फिर उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आए उन्हें आर्टिफिशियल, और अब जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो वो किस तरह के हैं, नेचुरल। तो प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल और नेचुरल। प्रैक्टिकल का नाम आपके एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, लेकिन आर्टिफिशियल और नेचुरल तो लिखा है, प्लांट किंगडम में जाके लिखा है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट एंशियंट क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। यहां पर क्लासिफिकेशन का जो तरीका हुआ करता था, वो क्लासिफिकेशन का तरीका बस नीड, ह्यूमन को किन चीजों से क्या क्या नीड है, नीड ऑफ प्लांट, पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नीड या यूज। इनका बेसिस नीड या फिर यूज या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट है बेटा। और आप तो जानते हैं कि ह्यूमन की नीड वही रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ, शेल्टर। ये पैराग्राफ लिखा है एनसीईआरटी ने शुरुआत में, ये बातें हो रही है, बस नाम नहीं लिखा इसका। तो ये मोस्ट एंशिएंट है, बेसिस नीड या यूज की बेसिस पे हुआ करता था, और ह्यूमन पहले खुद पे ही तो सोच रहा था, तो खुद के काम की चीजें देख रहा है, और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन चल रहे थे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का एक भयंकर ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि यहां पर एक ही प्लांट एक से ज्यादा ग्रुप में डाला जाता है। जैसे टर्मरिक मल्टी यूजेस प्लांट है बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि मसालों में काम आती है, कुछ बच्चे मेडिसिनल यूज की बातें भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स पे भी आता है। अगर ऐसा है तो ये तो 3 जगह पे चला जाएगा, और एक ही प्लांट एक से ज्यादा जगह पे जाए, ऐसा क्लासिफिकेशन यूजफुल नहीं है। तो आज की तारीख में ये क्लासिफिकेशन वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर आता है साहब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिफिशियल कैरेक्टर देख रहे हो। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यहां पर फ्यू कैरेक्टर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, और इसके अंदर बेटा 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही देखा जाता है। एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है। और इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहला एग्जांपल मैं अरिस्टोटल का ही दूंगा। अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, क्योंकि इन्होंने यहां पर इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो प्लांट्स की ग्रोथ हैबिट थी बेटा, या सिंपल मॉर्फोलॉजी थी बेटा।
सिंपल मॉर्फोलॉजी पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया था, और सिंपल मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुए थे उसमें यहां पर जो सबसे बड़ा उसे ट्री, उससे छोटा श्रब, और जो सबसे छोटा उसे हर्ब कह के पुकारा था। एक ही तो कैरेक्टर है सिंपल मॉर्फोलॉजी, और सिंगल कैरेक्टर की बेसिस पे है, तो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन भी क्या है? आर्टिफिशियल है। बच्चों मैं क्लियर कर देता हूं, आर्टिफिशियल का मतलब आर्टिफिशियल कैरेक्टर नहीं है, फ्यू कैरेक्टर है। बस कुछ कैरेक्टर को लेके ही क्लासिफिकेशन चले, उनको आप आर्टिफिशियल कहते हो। जैसे अरिस्टोटल ने केवल सिंपल मॉर्फोलॉजी को देख के क्लासिफिकेशन दिया। यहां पर आप दूसरा एग्जांपल, अगर इसके अंदर मैं आर्टिफिशियल में ही कंटिन्यू हूं अभी, अगर इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, एग्जाम्पल 2 आर्टिफिशियल में, और इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लीनियस यहां पर आते हैं। यहीं पर बच्चों आप एक और बात एरिस्टोटल के लिए भी लिख लेना, एनसीईआरटी लिख रही है एक्चुअली, यहीं पर मैं लिख देता हूं नोट लगा के, एरिस्टोटल के लिए ही इन्होंने एनिमल के लिए भी क्लासिफिकेशन किया था, और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, रेड ब्लड है कि नहीं है। लीनियस, इन्होंने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। और लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल। प्लांट्स के लिए इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर को देखकर क्लासिफिकेशन दिया था बेटा, और यहां एंड्रोशियम को या नंबर ऑफ स्टेमन को देखा था बेटा। फ्लोरल कैरेक्टर लिया था, नंबर ऑफ स्टेमन, एंड्रोशियम को देखकर इनका क्लासिफिकेशन हो रहा था प्लांट के लिए। एक कैरेक्टर, नंबर ऑफ स्टेमन, एक कैरेक्टर को देखा तो क्लासिफिकेशन कौन सा है? आर्टिफिशियल है। लीनियस का क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट सुनना पहले, लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल है। सारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस का नहीं है। नंबर ऑफ स्टेमन को देखा, एंड्रोशियम को देखा, इसलिए इनके इस क्लासिफिकेशन में को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर कहीं पर आपको ऐसा मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन को देख के क्लासिफिकेशन चल रहा है। और इन्होंने यहां टोटल 24 क्लासेस बना दी थी बच्चों, 24 क्लासेस। और 24 क्लासेस में जैसे जिनके पास एक स्टेमन है उनको मोनोएंड्रिया कहा है, सिंगल स्टेमन। जिनके पास दो है उन्हें डाई, जिनके पास तीन है, ऐसे करते करते 23 पर पॉली एंड्रिया, और आखिरी 24 क्लास बनी थी नॉन एंड्रिया। नॉन एंड्रिया जिसके अंदर स्टेमन एब्सेंट है। आप में से कोई बच्चा, कोई बालक या बालिका जल्दी मुझे ऐसे प्लांट के नाम बताओ जिनमें स्टेमन नहीं है। बस अब इधर बोर्ड पे देखो, मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात, मैं समझ गया बेटा। उधर वाला हटाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल वाला हटा दूं। चलिए बोर्ड पे देखना है पहले भी। पहले एक बात बताओ, लीनियस का मैं आपको किंगडम सिस्टम पढ़ा रहा हूं कि केवल प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं? ये पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, किंगडम सिस्टम की बात नहीं हो रही है यहाँ।
केवल प्लांट की बात हो रही है, केवल प्लांट। आप जानते हैं कि जब आप किंगडम प्लांटी को देखते हो, किंगडम प्लांटी की बातें करते हो, तो उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, स्पर्मेटोफाइटा, मतलब जिम्नो एनजियो, यही होता है बेटा। इधर थैलो ब्रायो टेरिडो क्रिप्टोगेमिया है। क्रिप्टो का मतलब एब्सेंट है कि हिडन? क्रिप्टो का मतलब छुपा है, एब्सेंट नहीं है। गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इनके पास हिडन है, एब्सेंट ना, एब्सेंट नहीं, ऐसा नहीं कहना, हिडन है। जिम्नो और एनजियो को बेटा फेनेरोगेमिया कहा जाता है, और फेनेरो का मतलब विजिबल है। बच्चों, जब आप फ्लावर का डायग्राम बनाते हो तो उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या है, हिडन है कि विजिबल है? तो जहां हिडन है वहां स्टमन नहीं है। जहां हिडन है वहां स्टमन नहीं है। जहां विजिबल हुआ वही नाम क्या दिया, स्टमन दिया। स्टमन का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बातें हो रही है। अरे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या थैलोफाइटा में है? एंथ्रिडिया। ब्रायो में है एंथ्रिडिया। टेरिडो में है एंथ्रिडिया है, लेकिन बाहर से तो उसका नाम स्टमन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो नॉन एंड्रिया है वो क्रिप्टोगेमिया है। जो नॉन एंड्रिया है वो, क्या उनके अंदर स्टमन एब्सेंट है? ओ हो, स्टमन, मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब स्टमन। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नाम बोलो, एंथ्रिडिया। मैं फिर पूछ रहा हूं, थैलोब्रायोटेरिडो में स्टमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लेकिन बाहर से नाम क्या है फिर, एंथ्रिडिया, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तभी तो क्रिप्टोगेमिया कहा। सही है। तो यहां बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कह तो रहे हो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फिर इसको एब्सेंट क्यों कह रहे हो? अरे एब्सेंट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को नहीं कह रहा, स्टेमन को एब्सेंट कह रहा हूं। तो स्टेमन तो एब्सेंट ही है ना। अब जिस बच्चे ने पपाया का नाम लिया, ऐसे प्लांट का नाम लिया जो डायोशियस नेचर के हैं, मेल फीमेल अलग है, जैसे मान लीजिए ए नाम की एक स्पीसीज है जो डायोशियस है, यहां पर मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। आप कह रहे कि यहां स्टेमन एब्सेंट है, क्या ए में एब्सेंट है? ए में तो है, क्योंकि ए में तो ये भी आता है। तो मैं जब क्लासिफिकेशन में लिखता हूं तो क्या फीमेल लिखता हूं क्या? मैं तो ए लिखता हूं, और ए में तो स्टेमन है। अरे बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर क्रिप्टोगेमिया इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा। मुझे यही समझाना था आपको, ताकि स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं आप। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं जरा सुनिएगा। थैलोफाइटा की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रिडिया, ब्रायोफाइटा एंथ्रिडिया, टेरिडोफाइटा एंथ्रिडिया, और जिम्नो में माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और उसी माइक्रोस्पोरोफिल को एंजियो में स्टेमन कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल ही वहां भी है, लेकिन ट्रू फॉर्म में नहीं है, लेकिन दोनों में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो गई है, विजिबल। ये आपको कहना है बेटा। सही है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो बहुत बढ़िया। यहां नॉन एंड्रिया बोले तो क्रिप्टोगेमिया। नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है।
स्टेमन ट्रू नहीं है, माइक्रोस्पोरोफिल तो है। ये लिनियस मानते थे, ऐसा लिनियस के हिसाब से चल रहा है। माइक्रोस्पोरोफिल पहली बार कहाँ आए? जिम्नो में। तो जिम्नो में माइक्रोस्पोरोफिल को ही हमने मॉडिफाइड फॉर्म में कहा, स्टेमन कहा। क्या मैं एंजियोस्पर्म के स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कह सकता हूं? बस। क्या कार्पल को मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं? वही मॉडिफाइड ही तो है, लेकिन लीनियस उसी को स्टेमन कह रहे थे बेटा, उनके हिसाब से चल रहा है। भाई जो बातें प्लांट किंगडम के पहले पत्ते पे लिखी एनसीईआरटी ने, वो भी थोड़ी थोड़ी आ गई, क्योंकि बातें क्लासिफिकेशन की हो रही है, इसलिए हम उनको भी साथ में इंक्लूड करके चल रहे हैं। ये बातें, ये यहां तक की बातें एनसीईआरटी वहां लिख रही है लीनियस के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में यहां लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन है दोनों ही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि फ्यू या सिंगल कैरेक्टर की बेसिस पे हो रहे हैं। थियोप्रिस्टस का नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिया, तो मैंने भी नहीं लिया। जो बातें वहां है वही पढ़ते हुए चलेंगे हम, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेचुरल, और नेचुरल क्लासिफिकेशन में नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेटा सबसे पहली बात है, यहां ग्रोस मॉर्फोलॉजी, ग्रोस मतलब कंप्लीट, प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है बेटा। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहां एनाटॉमी आती है, एम्ब्रियो आता है, और फाइटोकेमिस्ट्री आती है। ये तीन बातें। एक और चीज लिखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जीन से रिलेटेड है, तो ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बेटा आपको। यहां इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक के अंदर फाइलोजेनी को यूज नहीं किया जाता, यहां पर एब्सेंट है, यूज नहीं हो रहा। जैसे कि जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन नॉन फाइलोजेनेटिक था बेटा। इन्होंने किंगडम प्लांटी में डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को, सीड वाले प्लांट को, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, जिम्नो को बीच में रख दिया था। वो फाइलोजेनी नहीं है, आप इतना ही ध्यान रखें। नेचुरल फाइलोजेनेटिक में फाइलोजेनी होती है।
बच्चों फाइलोजेनी किसको कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे क्लासिफिकेशन जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेसिस पे होते हैं उनको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब एवोल्यूशन को देखा जा रहा है और फिर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहां पर नेचुरल फाइलोजेनेटिक के लिए आप आइक्लर का नाम लिख सकते हैं, आइक्लर क्लासिफिकेशन। यहां पर आप ऑसवाल्ड टिप्पो का नाम लिख सकते हैं, टिप्पो क्लासिफिकेशन भी ऐसा ही था जिनमें एवोल्यूशन था। बेंथम हुकर नॉन फाइलोजेनेटिक है। ठीक बात है। फाइलोजेनी यूज करके जो क्लासिफिकेशन होंगे वो फाइलोजेनेटिक होंगे। फाइलोजेनी और फाइलोजेनेटिक शब्दों में डिफरेंस। फाइलोजेनी यूज करके जो क्लासिफिकेशन चलेगा वो फाइलोजेनेटिक होगा। फाइलोजेनेटिक मतलब फाइलोजेनी से हो रहा है। आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर मैं प्लांट्स का एवोल्यूशन देखता हूं तो प्लांट में एवोल्यूशन इसी तरह से चला है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है बेटा। यहां पर एल्गी, क्या सब बच्चे जानते हैं कि ये ज्यादातर पानी में ही रहते हैं? एल्गी। यहां पर आप ये भी जानते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी थैलस बनाती है। बच्चों एक दो बात और मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि इनके पास में टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, मल्टी सेलुलर नेचर है। इनके पास में एम्ब्रियो भी नहीं बनता है बेटा, क्योंकि इनके पास का जो जाइगोट होता है वो डायरेक्ट ही मियोसिस कर लेता है, और जाइगोट जब तक माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर ना बने तब तक एम्ब्रियो ना बने। जाइगोट माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर बनेगा तभी तो एम्ब्रियो बनेगा। अगर वो मियोसिस करके ही अलग अलग सिंगल सिंगल हैप्लॉइड सेल बना देगा तो क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो नहीं बनेगा। यही बात है। जब आप ब्रायोफाइटा पे आए तो क्या ये पहली बार पानी से निकलकर बाहर आए? यहां पर फर्स्ट टिश्यू सिस्टम भी आया था। वेस्कुलर सिस्टम नहीं कह रहा हूं मैं, फर्स्ट टिश्यू सिस्टम। इनके पास में पहली बार एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी हुआ था। बातें तो और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बोर्ड पे देख लो बस एक बार। एल्गी से जब ब्रायोफाइटा पे हम आए तो एक स्टेप आगे आए। एवोल्यूशन में हमने एक स्टेप आगे बोला, सिर्फ स्टेप नहीं बोला, सिर्फ स्टेप नहीं बोला, साथ में ये भी बोला कि क्या नहीं था और क्या हो गया। बोला कि नहीं बोला? क्या नहीं था और क्या नहीं था और क्या हो गया, ये ही तो मैंने हिस्ट्री या चेंज बोला है। अगर मैं स्टेप के साथ चेंज बोलता जा रहा हूं मतलब हिस्ट्री बोलता जा रहा हूं। स्टेप के साथ चेंज बोलना क्या बोला? हिस्ट्री। यही तो हिस्ट्री रही है, ये नहीं था और ये आ गया, मतलब कि हिस्ट्री को साथ में बोला। इसी को मैंने क्या बोला? जेनी, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, यही तो है। अगर मैं आपसे कहता एल्गी के बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एनजीओ, ये तो सिर्फ स्टेप है, हिस्ट्री कहां बोली? हिस्ट्री साथ में बताओगे तब क्या होगी, ये समझाना है मुझे आपको।
कि चेंज साथ में होना चाहिए, वो है फाइलोजेनी, स्टेप प्लस चेंज। अरे ठीक बात है। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं। पैंतीस पे है कि 30 पे है? तो चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फाइलोजेनी के लिए क्या होना जरूरी है? हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री के लिए सपोर्टिंग फॉसिल भी तो होना चाहिए। कैसे हिस्ट्री पता करूं मैं? कोई तो प्रूफ मिलना चाहिए मुझे। लेकिन जहां सपोर्टिंग फॉसिल नहीं है, वहां पर आज जो कैरेक्टर मिल रहे हैं उनको देखकर ही दिमाग लगाया जाएगा कि यार सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कहीं तो लिंक कर रहा होगा। आज जो कैरेक्टर है, अगर सपोर्टिंग फॉसिल मिल गए, प्रूफ मिल गए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्रूफ ही नहीं मिल रहे, मुझे सपोर्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं आज के कैरेक्टर को तो देखूं कि आज इनके पास क्या है, और आज के कैरेक्टर को देखकर फाइलोजेनी डिसाइड करूं। तो उसके लिए 3 टैक्सोनॉमी आपको काम आती है: साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये तीनों टैक्सोनॉमी मैं रिपीट करूंगा, पहले ध्यान से सुन लो रे। एवोल्यूशन फाइलोजेनी डिसाइड करने के लिए सपोर्टिंग फॉसिल मिल जाए, बहुत अच्छी बात। नहीं मिल पा रहा, तो आज जो कैरेक्टर हैं सेल में केमिकल के, कुछ तो देखूं जिनसे मुझे लिंक मिल जाए। आज कैरेक्टर को देखकर, मतलब फाइलोजेनी के लिए अगर सपोर्टिंग फॉसिल अवेलेबल नहीं है, तो कौन सी 3 टैक्सोनॉमी फाइलोजेनी डिसाइड करने में हेल्प कर रही है? साइटो, कीमो, न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी ने पहले न्यूमेरिकल लिखा है, फिर साइटो लिखा है, फिर कीमो लिखा है। तो यहां एनसीईआरटी प्लांट किंगडम पे चलिए, तुरंत चलिए बेटा। और यहां पर प्लांट किंगडम पर इस वाले पेज पे आएंगे बेटा, इस वाले पेज पर। पत्ता नंबर नई में 24, पुरानी में 30 होगा। यहां पर इस सेकंड पैराग्राफ को रीड कर रहा हूं मैं। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. उनके पुरखे एक ही रहे होंगे। We know, we now use information from many other sources too to help resolve difficulty in classification, phylogeny की। These become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computer. तो मुझे बताओ, ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी साइट और कीमो किसके लिए लिखी गई है? फाइलोजेनी को डिटरमाइन करने के लिए। जब सपोर्टिंग फॉसिल अवेलेबल नहीं है, तो अब इनको यूज किया जा रहा है, और इनको यूज करके फाइलोजेनी डिसाइड की जा रही है। ये बात कंफ्यूजन में तो नहीं है भाई किसी बच्चे के? तो यहां पर आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर कंप्यूटर की हेल्प से ऐसा कर रहे हैं कि कोई भी प्लांट मिल गया, उसके 100 कैरेक्टर जितना देख सकते हो एक साथ लिख लो। कंप्यूटर ऑन करो, पहला कैरेक्टर टाइप करो और उसे क्लिक करो। जो पहले प्लांट है उसके सिमिलर कैरेक्टर के साथ अपने आप उसका कैरेक्टर चला जाएगा। मैं आराम से समझाता हूं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई आजकल के साइंटिस्ट, उनके पास अपना कंप्यूटर, लैपटॉप सब है। अब तक उन्होंने सपोज कीजिए 2000 प्लांट का क्लासिफिकेशन किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, और उनके कैरेक्टर भी लिखे हैं वहीं पर और कोड्स असाइन है। एक दिन चले गए नया प्लांट ढूंढने, मिल गया, तो उस प्लांट को बाहर से जितना देख सकते हैं ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को लिखा, और लिखकर उनका पहला कैरेक्टर कंप्यूटर में टाइप किया और एंटर किया। डेटा प्रोसेस हुए और वो कैरेक्टर अपने आप उसके साथ जा रहा है जहां से सिमिलरिटी शो करता है।
आजकल के मोबाइल फोन नहीं जानते क्या? 9 टाइप करो तो 9 वाले सारे आ जाते हैं, 8 टाइप करो तो 9799 नहीं 98 ही रहेगा। इसका मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर उनके पास है। पहला कैरेक्टर टाइप करते ही 1000 प्लांट से सिमिलरिटी शो कर गया। 1000 से सिमिलर है तो दूसरे 1000 से डिसिमिलर है। नंबर ऑफ सिमिलर, नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर मिल रहा है। दूसरा कैरेक्टर टाइप करते ही 200 प्लांट हट गए, 800 से सिमिलर है, 1200 से डिसिमिलर है। तीसरा कैरेक्टर टाइप करते 200 और हट गए, 600 से सिमिलर है, 1400 डिसिमिलर है। इसका मतलब कि वो उस एप्रोप्रिएट ग्रुप में जा रहा है जहां से मैक्सिमम सिमिलरिटी रखता है। कंप्यूटर की हेल्प से डेटा प्रोसेस करके ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की बेसिस पर ह्यूमन एफर्ट ने बिल्कुल नलीफाई, कुछ नहीं लग रहा ह्यूमन का, सिर्फ कैरेक्टर टाइप करना है और किसी कैरेक्टर को स्पेशल वेटेज नहीं देना। इस तरह से अगर आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप में नंबर ऑफ सिमिलर नंबर को देख के किया है, तभी तो आपने क्या किया है, न्यूमेरिकल किया है। ठीक बेटा। यहां पर साइटो मतलब सेल के अंदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बिहेवियर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर को देखकर साइटोटैक्सोनॉमी चलती है। वैसे क्रोमोसोम का कैरेक्टर न्यूक्लियस का है, लेकिन न्यूक्लियस भी तो सेल का ही पार्ट है। केमिकल कीमोटैक्सोनॉमी, एक नया प्लांट मिला जिसमें बहुत उबालने पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ऐसी स्मेल तो मूली उबालने में भी आती है, आती ना गंदी सी स्मेल, यार ये कहीं ना कहीं उस फैमिली से बिलोंग कर सकता है। केमिकल की बेसिस पर आइसोथायोसाइनेट होता है बेटा, आइसोथायोसाइनेट की प्रेजेंस क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर में मिलती है। कुकुरबिटेसी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला जिसका कड़वा स्वाद होता है, कुकुरबिटेसी में करेला कड़वा है, खीरा कुछ कुछ आ जाते हैं कड़वे, जब तक वो पकता नहीं तब तक कड़वा ही होता है। कद्दू भी कड़वा ही होता है जब तक पकता नहीं। पकना मतलब राइपनिंग बेटा, पकना मतलब वो वाला पकना नहीं। तो उनके कड़वे स्वाद देखकर उनको कुकुरबिटा में रखा तो कुछ केमिकली तो देखा है, तो ये कीमोटैक्सोनॉमी है। तो यहां तक चीजें रीड करें आप, और इसके बाद अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वापस वहीं शुरू होगा एनसीईआरटी के उसी सेकंड पैराग्राफ से। वहां पर 2 किंगडम और 5 किंगडम सिस्टम पे बातें करेंगे हम। लेकिन आज का लेक्चर आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत आए मेरे से बात करिए, क्योंकि यहाँ होच पोच होता यही है, बच्चा किंगडम सिस्टम और क्लासिफिकेशन की दूसरी चीजों को मिक्स कर देता है। ये नहीं करना है, चीजों को सेपरेट रखना है आराम से। ओके बेटा, थैंक यू।